एक वक्त था, एक राजा हुआ करता था। उसका नाम था डोनाल्ड जे ट्रंप। दूसरी बार राजा बना था 4 साल के लिए। आते ही कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दूंगा और तीसरी बार भी बन जाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़बोलापन कि मैं अब दुनिया में अमेरिका की लॉस्ट रेपुटेशन को वापस लेके आऊंगा, जो अमेरिका के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है उसको खत्म कर दूंगा। अमेरिका जो दूसरे कंट्रीज को पैसे देता है उसको स्टॉप कर दूंगा। मुझे WTO, यूनाइटेड नेशन, क्लाइमेट समिट कुछ नहीं चाहिए। मुझे नोबेल प्राइज दे दोगे, पीस प्राइज दे दोगे तो मैं चुप बैठ जाऊंगा, और अगर नोबेल पीस प्राइज नहीं दोगे तो मैं दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात थी साहब। और आते ही जिस ढंग से टैरिफ का टेरर पूरी दुनिया में छाया, लोग घुटनों पे झुककर मजबूर हो गए साइन करने को। किसी को 15%, किसी को 20%, किसी को 30%, इंडिया पे 50%, ब्राजील पे 50%। एक एक करके लोग झुकते गए, शर्तों को मानते गए। उसे लगा कि मुझे तो कोई चैलेंज करने वाला दुनिया में बचा ही नहीं है। 200 मुल्क हैं इस दुनिया में, 200 मुल्कों में एक मुल्क ऐसा नहीं जो खड़ा हो जाए मेरे सामने। थोड़ा चाइना का रेजिस्टेंस था, रशिया पे तो ऑलरेडी सैंक्शन थी तो उसके खिलाफ क्या करता, लेकिन बाकी तो सारे मुल्क झुकते चले गए। इसी चक्कर में फिर एक नया किस्सा होता है साहब। ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाकर ले जाता है। तो आज बहुत सारी बातें इस पर्सपेक्टिव में बात करने जा रहे हैं। आज जरूरी भी है कि किंग की जो रेपुटेशन थी वो कैसे एक ब्रेव ईरान ने उसको दफना दिया। बातचीत तो बड़ी है लेकिन थोड़े में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। तो साहब टैरिफ लगा दिए, दुनिया झुक गई। लेकिन उसके बाद जो वेनेजुएला का ऑपरेशन था, इस आदमी का हौसला बढ़ गया। इसे लगा कि मैं तो किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को उठा के ले जा सकता हूं और कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। और उससे पहले मैक्सिको मेरा होगा, कनाडा मेरा होगा, ग्रीनलैंड मेरा होगा, पनामा कैनाल मेरी होगी और बीच में क्यूबा भी मेरा होगा। सब कुछ मेरे अंडर में होगा, दुनिया के ऊपर मैं राज करूंगा। थोड़ा बहुत टाइम उसका राज चल गया, दुनिया झुकी भी। टैरिफ पे बहुत लोगों ने मार खाई, इंडिया ने भी खाई। लोगों को हथकड़ियों में, बेड़ियों में बंद करके भेजा, इंडिया भी भेजा। काफी मजम्मत हुई। लेकिन दिमाग में अगर चर्बी चढ़ी हो तो कोई क्या करे साहब। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने फिर कोई एक ऐसा आदमी मिल जाता है जहां पर डेविड और गोलायत की स्टोरी जो हमने अपनी किताबों में पढ़ी सामने आ जाती है कि डेविड तो एक बच्चा था और गोलायत एक बड़ा राक्षस नुमा आदमी, और कैसे उस बच्चे ने राक्षस को मार दिया। दरअसल इंसान का घमंड उसे कहां ले जाता है, उसे दफना देता है। मुझे अलेक्जेंडर की स्टोरी याद आती है, सिकंदर। वैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं लेकिन हम लोग अपना साउथ एशिया में इसको सिकंदर कहते हैं कि सिकंदर जैसा ग्रेट आदमी, दुनिया का राजा पैदा नहीं हुआ। हिंदुस्तान से जब वापस जा रहा था तो इराक पहुंचता है, बेबीलोन। ये स्टोरी मैंने भी पहले भी कई बार सुनाई आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका रेफरेंस पॉइंट फिर से वापस आ जाता है। ये भी जो सिकंदर के बारे में फेमस स्टोरीज है उसी में से वन ऑफ देम है। मैं उसको ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकता लेकिन सुना है मैंने भी। कितनी सच्ची है कितनी झूठी है तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसका रेलेवेंस बहुत है। तो एक दिन शाम को अपने टेंट से निकलता है, निकल के नदी किनारे जाता है, वहां एक फकीर बैठा होता है।
तो फकीर फकीर देख के उसको हंसता है, तो कहता तू मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? वो फिर हंसता है, तो कहता तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं सिकंदर हूं, सारी कायनात का राजा। जहां तक तेरी नजर जाती सब कुछ मेरा है। ये पूरी धरती मेरी है, पूरी अर्थ मेरी है। फकीर फिर हंसता है, तो कहता तू ज्यादा हंसेगा तो तेरा मैं कत्ल कर दूंगा। तो हंसते हंसते फकीर कहता है, तू कहता सारी कायनात तेरी है, सच कहा जाए तो तेरे हिस्से की सिर्फ 2 गज जमीन है, और वो 2 गज जमीन भी इस कायनात में इसलिए है कि जब तू मर जाएगा तो तुझे उस 2 गज जमीन में दफनाया जाएगा। तो तेरे हिस्से की बस वो 2 गज जमीन है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये कह के फकीर फिर हंस पड़ा। पता नहीं सिकंदर के मन में क्या आया, गुस्सा तो था लेकिन वापस चला गया। बदकिस्मती देखो, सिकंदर वहीं उस यंग एज में मर गया, बीमार चल रहा था, और उसी बेबीलोन में उसको 2 गज जमीन में दफनाया गया। यानी कि उसका गुरूर, उसका घमंड अल्टीमेटली दफन हो गया साहब 2 गज जमीन में। ये भी कहानी है। तो ट्रंप की रेपुटेशन बढ़ती चली गई एक टॉर्चुअस किंग के तौर पर। जब मादुरो को उठा के ले गया तो दुनिया में और खौफ आया, तो यार किसी को भी उठा के ले जाएगा, कुछ भी करेगा। कभी कहता है पनामा कैनाल ले लूंगा, कभी कहता है ग्रीनलैंड ले लूंगा, वहां फोर्सेस भेज दूंगा, कनाडा को ले लूंगा, क्यूबा को ले लूंगा, तरह तरह की बातें साहब। इसी झोंक में उसको एक और दोस्त मिल गया अच्छा सा, जिसका नाम नेतन्याहू था। उसने कहा कि ईरान को खत्म करना है। तुम्हारे उससे पहले जितने प्रेसिडेंट आए थे ना, वो किसी काम के नहीं थे, वो मेरा कहना नहीं मानते थे, उन्होंने इजराइल का कहना नहीं माना। वक्त आ गया है कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। ये बात मान लेता है। एप्स्टीन फाइल का भी चक्कर था। और फिर कहता है ट्रंप कि हमारे पहले जो 7-8 प्रेसिडेंट थे वो बेवकूफ थे सारे के सारे, मैं ही समझदार हूं जो ईरान को धरती से मिटाने चला। नेतन्याहू के चक्कर में फंस गया ये आदमी, और फंस के साहब फिर कहता है भाई साहब चलो अटैक करते हैं। डेविड एंड गोलायत की स्टोरी वापस आ जाती है। 4 से 5 दिन का वादा था कि 5 दिन में तख्ता पलट हो जाएगा, नया राजा आ जाएगा ईरान में जो हमारा गुलाम होगा, वैसे ही जैसे वेनेजुएला के अंदर है, कई और कंट्री में भी है, तो यहां भी तेल का भंडार मेरा होगा, मैं आई विल बी द ऑयल किंग ऑफ द वर्ल्ड। पर दुनिया देख रही थी कि पर्शिया यानी कि ईरान 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, इसने तो कभी किसी के सामने घुटने टेके ही नहीं, तो इसके सामने कैसे टेक देगा। और पिछले साल जो जून में वॉर हुई थी 12 दिनों की, उससे कोई लेसन नहीं लिया इसने। उससे लेसन ले लेता तो शायद ये अटैक नहीं करता था। ये मगरमच्छ के जबड़े में फंस गया साहब। 40 दिन की वॉर में ईरान के, अपना इजराइल के और अमेरिका के पुर्जे ढीले हो गए साहब। इतनी मार पड़ी जिसका हिसाब नहीं। और सच कहा जाए तो ईरान ने इजराइल का भी और ट्रंप का भी जो गुरूर था ना, उसे 2 गज जमीन में दफन कर दिया साहब। और ये एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल एसिमेट्रिक वॉर हो गया जिसको लेकर ट्रंप सोचता रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं इसके ऊपर विक्ट्री नहीं हासिल कर पाया, और रोज उल्टा सीधा बकवास, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, और कहता नजर आया मैंने इसको मार दिया, मैंने खत्म कर दिया, उनकी पावर खत्म, मिसाइल खत्म, नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म। तो फिर हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा पाया? देखिए साहब, शुभन जो होती है ना, कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है। ये जो ईगो और जो पावर है ना, वो क्रश कर दिया उसे ईरान ने, चक्की में पीस के बारीक पीस दिया उसको। ये फंस गया आदमी, एक स्टेलमेट आ गया, अनसर्टेनिटी आ गई। इसे यही नहीं समझ में आया कि मैं करना क्या मुझे। बड़बोली बातें, बड़ी बड़ी बातें, मैंने ईरान आ दिया, ईरान खत्म हो चुका है, ईरान के पास कुछ नहीं बचा, मैंने उसके ऊपर GBU-57 बम गिराए, उसका 440 किलोग्राम यूरेनियम सिस्टम चूरा चूरा हो चुका है, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान वहीं पे है, थोड़ा गरीब जरूर है,
तेल होने के बावजूद, क्योंकि सैंक्शंस है ना, लेकिन वो हारा नहीं। हारा कौन? हारा वो जो जीत नहीं सका। जीत कौन नहीं सका? जीत इजराइल और अमेरिका नहीं सके। ईरान का ना हारना ही उसकी जीत है, अमेरिका और इजराइल का ना जीतना ही उनकी हार है। और फिर रोज की गीदड़ धम किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पॉलिटिकल फॉल आउट होना शुरू हो गया, और ये पॉलिटिकल फॉल आउट ये था कि जो उसके लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो गए। एयर बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे, हवाई जहाज थे, हेलीकॉप्टर थे, सब बुरी तरह से डूबे, जले, रेपुटेशन को डेंट लगा। एक किस्म से बादशाह ट्रंप की रेपुटेशन को सिकंदर की तरह ईरान ने दफना दिया वहां पर। अब वो पागलों की तरह घूम रहा है, सर नोचता है, अपना बाल नोचता है कि मुझे बचाओ। उसकी जो बुली पावर थी, जो उसे वेनेजुएला से मिली थी, वो खत्म हो गई। वेनेजुएला के ऑपरेशन के बाद तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे लगता था कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। इंडिया के अंदर उसने मोदी को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि मैं तो हथकड़ियों में, बेड़ियों में लोग भेजूंगा, देखता तू क्या बोलता है। लेकिन कभी कभी ना इस जैसे सरफिरे को, गोलायत को एक डेविड टकरा ही जाता है, और ईरान ने उसे इतना मारा है, इतना मारा है कि अब वो मुंह दिखाने लायक बचा नहीं है। अब वो भीख मांग रहा है कि मुझे यहां से जाने का कोई रास्ता बता दो, कोई मेरी इज्जत बच जाए, मेरी तो अंडरगारमेंट भी फट चुके हैं, इतना मारा गया मुझे। बात सही है ना। उसकी जो पुली पावर थी ना, उसको दफन कर दिया एक्चुअली। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं आपको बताऊं, इतिहास के पन्नों में इसलिए लिखा जाएगा कि दुनिया ने रीसेंट हिस्ट्री में इस जैसी वॉर नहीं देखी। दुनिया ने रीसेंट हिस्ट्री में इस जैसी वॉर नहीं देखी, जहां पर अमेरिकन माइट को मिट्टी सुखा दी साहब। और बड़े बड़े कंट्री जो सोचते थे कि अमेरिका का माइट बहुत बड़ा है, इकोनॉमिक माइट है, टेक्नोलॉजी माइट है, उसके फेड के बॉन्ड्स का माइट है, उसका साथ में जो पूरा का पूरा ताकत है, सुपर पावर, उससे सब लोग डरते थे। इंडिया भी डरता था, मोदी सरकार भी डरती थी उससे। अगर कोई दो और देश नहीं डरते थे, लेकिन थोड़े से सहमे सहमे जरूर थे कि क्या करेगा, वो चाइना और रशिया थे। लेकिन वो डरते नहीं थे। वो थोड़े सोचते थे कि इसको जवाब कैसे दिया जाए। और जब ईरान उनके पास आ गया तो समझ गए कि अब इसके द्वारा हम जवाब दे सकते हैं, इसकी बुली पावर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब हिस्ट्री के पेजेस के ऊपर ये लिखा जाएगा, इस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को, तो ये भी लिखा जाएगा कि जैसे ईरान के पड़ोस इराक के अंदर अलेक्जेंडर को दफनाया गया था, वैसे ही पर्शियन गल्फ के अंदर, हॉर्मुज की खाड़ी के अंदर ट्रंप के अहंकार को भी दफनाया गया। ट्रंप के घमंड को, उसके गुरूर को दफना दिया गया। ये आदमी मुंह दिखाने काबिल नहीं बचा साहब। और सिर्फ ट्रंप के गुरूर को नहीं, अमेरिका के गुरूर को दफना दिया। उसके मिलिट्री माइट को, उसके न्यूक्लियर माइट को, उसके इकोनॉमिक माइट को, उसकी टेक्नोलॉजिकल माइट को, उसकी सुपर पावरफुल मिलिट्री को, सबको दफना दिया। और सब भागते नजर आए। कहते हैं ना, जो ताकतवर नहीं कर सकता वो जज्बा कर सकता है। ईरान के पास जज्बा बहुत है साहब। 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को ये मिटाने चले थे, खुद मिट गए। जो इराक के अंदर बेबीलोन में हुआ सिकंदर के साथ, हॉर्मुज की खाड़ी में, वही ट्रंप के साथ हुआ। राजा ट्रंप, बादशाह ट्रंप, उसको तो दफनाया ही दफनाया ईरान ने। अमेरिका के गुरूर को भी दफना दिया और बता दिया कि अब तेरा भी सूरज अस्त होने जा रहा है। ट्रंप का तो सूरज अस्त हो गया, लेकिन अमेरिका का सूरज भी अस्त होने जा